नोमेनक्लेचर के बाद आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म, है ना। आइसोमरिज्म में देखें दो टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में आने से पहले पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तीनों का नाम सेम है। इसको हम एक यूज करते हैं टूल की तरह पे, जिससे हम आइसोमर्स को पता कर सके, ठीक है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको इस तरीके से सोचें कि नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो सब आल्केन के ही बाई प्रोडक्ट होंगे। जैसे आप याद करें मास्टर फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, वो भी हम लोगों ने आल्केन के जनरल फॉर्मूले में ही जो चेंजेस करना चाहिए था वो किया था। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, वो भी हम आल्केन के फॉर्म में ही हम पता करते हैं कि कितना वहां पर और हाइड्रोजन की जरूरत है, यहां पर वहां पर कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसको काउंट करने का तरीका यह है कि आपके स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है। यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया बेंजीन और आपको बोला बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप पाई बॉन्ड्स को काउंट करेंगे विच इज 3, और नंबर ऑफ रिंग्स को काउंट करेंगे दैट इज 1। तो समझ में आ गया कि यहां पर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 4 है। समझ में आया। अब अगर मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको C6H6 और मैंने आपको यह बोला कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, तो उस केस में यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको यहां पर स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। उस केस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 2। यहां जो C है इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एच रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। समझ में आया। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या सल्फर प्रेजेंट है तो उसके लिए कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया, उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब यह है कि आपके कंपाउंड में कोई भी कोई भी पाई बॉन्ड या फिर रिंग नहीं है। अगर 1 आया इसका मतलब या तो वहां पर एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। अगर 2 आया, यहां पर कितने सारे पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हैं, या तो 2 पाई बॉन्ड होगा या फिर 2 रिंग होगा, एक पाई बॉन्ड एक रिंग होगा या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आया। जैसे कि आपके पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चंस लिखें। तो आपको ये अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। आप इतना नोट डाउन करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तो वो दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्यों नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यही फॉर्मूले से निकलेगा। बट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा। अब वहां पर अगर स्ट्रक्चर को चेंज किया गया तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, सुनो यहाँ पे बात मत करो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 1, एक पाई बॉन्ड है। अगर हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना 1। इसमें 3 कार्बन एटम्स, उसमें 3 कार्बन एटम्स, इसमें एक ऑक्सीजन उसमें एक ऑक्सीजन, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये आइसोमर्स को पहचानने का तरीका होता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। जैसे ये हो गया आपका कीटोन और ये हो गया अल्डिहाइड, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। दैट मीन्स दोनों के कार्बन एटम अगर सेम हुए तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा। बट पहले क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
ये बस एक टूल है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे। बस उसको एक टूल की तरह आपको यूज करना है। बाकी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जैसे C4H8, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? आपके पास है C3H6O, C2H5N3, C6H5NO2। ठीक है, इन सब का आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। सॉरी, 1125 सभी का। अच्छा, देखते हैं, पहले सबको ही निकालें। हाँ, C4H8 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, माइनस एक्स प्लस एन होता है शायद से, प्लस एक्स माइनस एन, सॉरी, मैं जानता हूं, बट बाकी सब तो नहीं है ना। मुझे तो फॉर्मूला याद करना है अल्टीमेटली, तो फॉर्मूला तो प्रैक्टिस से याद होगा। प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टू। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? वन। नेक्स्ट C3H6O, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थ्री प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टू। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया वन। इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमने लिखा है C3H6O, ये क्या क्या हो सकता है बताएं? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे? या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। अब मुझे समझ में आ गया है। अच्छा, नहीं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वन है, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर ये अल्कोहल हुआ तो डेफिनेटली वहां पर अल्किन भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ऐसे हिसाब से पॉसिबिलिटी सोचने पड़ेंगे। ठीक है, रिंग भी हो सकता है, एक साइक्लिक रिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट C2H5N3, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइव प्लस नंबर ऑफ हेलोजन जीरो माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो कितना हुआ? फाइव माइनस थ्री टू डिवाइडेड बाय टू वन। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू। नेक्स्ट C6H5NO2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस वन, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस फाइव होगा, प्लस हेलोजन जीरो माइनस नाइट्रोजन वन डिवाइडेड बाय टू। तो कितना हुआ? सेवन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो आपको इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? इसके नीचे आप एक पॉइंट लिखेंगे, आइसोमर्स हैव आइसोमर्स हैव सेम DU, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जो आइसोमर्स होंगे उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा। आइसोमर्स हैव सेम DU, बट कंपाउंड्स हैविंग सेम DU may not be isomers, but compounds having same DU may not be isomers। ठीक है, आइसोमर्स के हमेशा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दो कंपाउंड का DU सेम है तो वो आइसोमर्स ही होगा। ठीक है, चलो, DU के बाद अब हम बात करते हैं आइसोमरिज्म के बारे में। तो आइसोमर्स क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होगा। क्या होता है बताएं? अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए, फिजिकल और केमिकल और बोथ, ठीक है, डिफरेंट हो जाए, तो उसको बोला जाता है आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमरिज्म। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता दूं, यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इंटीजर बेस में पूछे जा सकते हैं। हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, है ना, बट आप देखें, आइसोमरिज्म को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट होता है, बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे।
लेकिन जब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म का बात करेंगे तो बॉन्डेड एटम्स आर सेम, बॉन्डेड एटम्स आर सेम बट स्पेशियल अरेंजमेंट, हाँ स्पेशल अरेंजमेंट को आप ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट डिफर्स, स्पेशल अरेंजमेंट डिफर्स, है ना। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस, क्योंकि अगर आप उसको 3D रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो उसका अरेंजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा, बट जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको जीओसी के एंड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप के होता है, कन्फिगुरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल दो टाइप्स के हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम स्ट्रक्चरल और फिर पहले हम ज्योमेट्रिकल को देखेंगे, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना, जैसा नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिख दिया है यहाँ पर, बट एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखेंगे तो वहां पर यह बोला जाता है कि बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इसके अगर टाइप्स का बात किया जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। मान लो आपके पास है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आया Cl, यहां पर आया Cl, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Cl Cl। देखें क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्या? यस। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर अगर आप बॉन्डेड एटम्स को देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ एक Cl है, सेकंड कार्बन एटम के साथ एक Cl है, लेकिन जब हमने इसका आइसोमर ड्रॉ किया 1 और 2 तो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 2 Cl आ गए, मतलब यहां पर बॉन्डेड एटम्स ही डिफरेंट हो गए, बट मैं यहां पर उनके स्पेशल अरेंजमेंट का बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आया आप लोगों को? तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब क्वेश्चन आता है सर स्ट्रक्चरल आइसोमर भी तो कई टाइप के होते हैं, अब इनमें एक्चुअल रिलेशन क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला आता है आपको चेन आइसोमर्स, है ना, आपको देखो नाम जो लिखा हुआ है वो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कैसे हिसाब से आप आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, चेन, मतलब हम यहां पर चेन लेंथ पे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन था किसके चेन लेंथ पे ध्यान देंगे, पीसीसी का या साइड चेन का? दोनों का ही आप ध्यान देंगे। आप दोनों में से किसी में भी चेंज ला सकते हैं, या तो आप पीसीसी में ला सकते हैं या फिर आप साइड चेन में ला सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखें, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना कॉपी में लिख दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको और इंप्रोवाइज कर रहा हूं। देखो चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म का ना शॉर्ट में आप सीआई लिखो, शॉर्ट में आप सीआई लिखो, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब आप फंक्शनल ग्रुप के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको अल्कोहल दिया गया है तो आप अल्कोहल के हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आप पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को भी चेंज नहीं करेंगे, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, ना ही आप फंक्शनल ग्रुप को बदलेंगे ना ही उसके पोजीशन को बदलेंगे, तो बदलेंगे क्या, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। ब्रैकेट पे लिख देंगे, ब्रैकेट पे लिख देंगे पीसीसी और साइड चेन, आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, पीसीसी और साइड चेन। जैसे यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, जैसे पहले एग्जांपल में हमारे पास है ब्यूटेन और हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है? कितना है? 0। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों आइसोमर्स है या नहीं। अच्छे से सुने मेरे बात को, दिखने में बहुत आसान लगता है बट एग्जाम में यही चीज गलती होकर आ जाता है। कई बार आपको ऐसे कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन लिखने को बोलेगा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, और आप अपना टाइम पास करके आएंगे ये देख के कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या नहीं है। तो आप सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब सॉरी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है,
उसको कैसे चेक किया जाएगा? दो चीजों को आप देखेंगे। पहला देखेंगे डी, अगर डी सेम आया तब नेक्स्ट स्टेप आएंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और कोई हेट्रो एटम है तो उसको काउंट करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 4, हेट्रो एटम 0, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। आपने डी निकाल दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हेट्रो एटम को देखेंगे। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, हेट्रो एटम 0, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, हेट्रो एटम 0, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। के बाद आप लोगों को समझ में आया? अब ये चीज को लिख दीजिए। फॉर चेकिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, for checking molecular formula of given compounds, for checking molecular formula of given compounds, first check du, first check du, उसको अंडरलाइन करेंगे, first check du and then count, and then count number of carbon atoms and heteroatoms, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेट्रो एटम्स। अगर ये सेम होता है, दोनों अगर क्राइटेरिया फिट बैठता है, तब आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब मैं आइसोमर्स के बारे में दिमाग लगाऊंगा, वरना मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो पहला ये क्राइटेरिया फिट हो रहा है। पहले वाले में पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स? 4, यहां पर पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स? 3, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले केस में डीयू कितना? 0, डीयू कितना? 0, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, ऑक्सीजन 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब मैं यहां पर आइसोमर्स के बारे में सोचूंगा। यहां पर पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स? 4, यहां पर पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स? 3, तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, डीयू, डीयू 1, दोनों का 1 1, कार्बन एटम्स 5, कार्बन एटम्स 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब देखेंगे यहां पर पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स? यहां पर 5, तो ये हो जाएगा आपका चेन आइसोमर्स। समझ में आया आप लोगों को? कर सकते हैं इस तरीके से। चले, हाँ, क्या हो गया? हाँ, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हाँ, पहला वाला आइसोमर्स है या नहीं, चेन आइसोमर्स। सेकंड वाला चेन आइसोमर है या नहीं, आपको ये बताना। आर दे चेन आइसोमर्स और नॉट? या तो चेन आइसोमर्स या फिर बोला जाएगा होमोमर्स। होमोमर्स का मतलब होता है सेम, दे आर आइडेंटिकल। तो पहले वाले में बताएं क्या ये चेन आइसोमर्स है या नहीं है? कैसे पता चला? पीसीसी सेम है तो चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। बट देखिए मैंने आपको क्या बताया है, या तो चेन लेंथ पीसीसी का डिफरेंट होना चाहिए या फिर साइड चेन का डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर साइड चेन है इथाइल ग्रुप, बट यहां पर साइड चेन है मिथाइल ग्रुप, तो डिफरेंट हो गया ना। दैट मीन्स क्या होगा, ये दोनों चेन आइसोमर्स होंगे। वैसे हमने डीयू चेक नहीं किया, बट डीयू जीरो 5 और 2 7, 5 और 2 7। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो आप उसका आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने के बाद अगर डिफरेंट आता है तो वो आइसोमर्स होंगे, सेम आ जाता है तो वो होमोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताएं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? अच्छा, तो अगर इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो नाम क्या होगा? 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3
4 5, क्या दिख रहा है आपको? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटीन। मतलब ये दोनों क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे, सॉरी दे आर होमोमर्स, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर होमोमर्स। तो एग्जाम में ऐसे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, वही चीज मैं आपको बोला कि बहुत दिमाग लगा के आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, आप करेक्टली उसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आता है दैट मीन्स दे आर आइडेंटिकल, अगर डिफरेंट आता है तो वो दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का लास्ट रिजॉर्ट होगा। आपने सब दिमाग लगाया बट अभी तक आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप फटाफट से आईयूपीएसी नेम लिख लो। अगर आईयूपीएसी नेम सेम आ गया तो दे आर होमोमर्स, डिफरेंट आया तो दे आर आइसोमर्स। अब ये लिख चीज अपने कॉपी में लिख दीजिए। फॉर लास्ट रिजॉर्ट राइट करेक्टली आईयूपीएसी नेम, या फिर राइट आईयूपीएसी नेम करेक्टली। फॉर लास्ट रिजॉर्ट राइट आईयूपीएसी नेम करेक्टली। इफ सेम दे आर होमोमर्स, इफ डिफरेंट दे आर आइसोमर्स। समझ में आया? तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। अब इसके ऊपर बहुत अच्छे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे बनते हैं आप लिखें। हाउ मेनी हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी minimum number of carbon atoms required, how many minimum number of carbon atoms required in the following to show CI, to show CI, है ना? जैसे मैंने आपको दिया अल्केन, आपको बताना है किसी भी अल्केन में मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए कि ये आपको सीआई शो करवाएगा। 4 होगा। मुझे क्या करना है, ब्रांच बनाना है। तो ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए? 4 कार्बन एटम्स चाहिए, तभी जाके ब्रांच बन पाएगा। सेकंड नंबर पे आप लिखें अल्कीन, तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, मुझे 4 कार्बन एटम्स चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे लिखे अल्कीन। अल्कीन में देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर भी कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखें अल्काइन। अल्काइन करो। कैसे पता चला? अरे करो भाई, 2 का 4 आया मतलब 4 होगा क्या? बिना करे कैसे पता चला? यही सब आप लोगों की गलती का कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस। हो गया, 4 आ रहा है। कैसे 5 आ गया? 4 आ रहा था अब तक तो। ये हुआ। यहां पर थोड़ी जोड़ोगे आप, पेंटावेलेंट हो जाएगा। तो अब की बार हो गया 5। जस्ट एक और करा रहा हूं, ये तो आपके हाइड्रोकार्बन हुए। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का ही करवा दे रहा हूं आपको। अल्कानाल। अल्कानाल। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे आप एक कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 पे आएंगे, 2 से 3 पे आएंगे, 3 से 4 पे आएंगे। तो गलती करने के चांसेस कम होंगे। आप डायरेक्टली 2 या 3 से मत सोचो, आप 1 से स्टार्ट करो। तो उसमें क्या होगा ना, मिस आउट करने का पॉसिबिलिटी कम होगा। 4 आ रहा है, सही है। 4 होगा इसका भी आंसर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हुए आपके चेन आइसोमर्स, है ना? तो इस तरीके से आपको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरीके से आपको रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स में। तो पोजीशन आइसोमर में आपको नाम से क्या पता चल रहा है? पोजीशन चेंज होगा। किसका पोजीशन चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड,
इन सब का जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा। बट क्या यहां पर पीसीसी या फिर साइड चेन का लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। पोजीशन आइसोमर्स में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पीसीसी, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट। मतलब अब आप पोजीशन को चेंज करेंगे बट आप उसके चेन लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो सकता है, बट सब्सटीट्यूएंट का चेन लेंथ चेंज नहीं होगा। उस केस पे आप क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। जैसे पहले वाले केस में देखें, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, है ना, हमने डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम से चेक कर लिया, पोजीशन डिफरेंट हो गया है, दैट मींस दे आर पोजीशन आइसोमर्स। इसका नाम होगा 1 ब्यूटानॉल 2 ब्यूटानॉल, दोनों पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, पोजीशन चेंज हो गया, दैट मींस ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में? क्वेश्चंस लिखें। वही हेडिंग वही ले दीजिए, कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेडिंग वो लिख लीजिए फिर से, कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स टू शो पीआई। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा ना, अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो गया। कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू शो पीआई। पहले नंबर पे लिखें आल्केन, पहले नंबर पे लिखें आल्केन। आल्केन में मुझे पीआई क्रिएट करना है। क्या बात कर रहे हो भाई, पॉसिबल है, तभी जाके तो नंबर निकालने को बोला गया। डेफिनेशन शायद अच्छे से समझे नहीं तो। सब्स्टिट्यूएंट होगा बट सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को चेंज करना है आपको, समझ में आया? सब्स्टिट्यूएंट होगा, हाँ तो करो। एक साथ में पॉसिबल नहीं है बोल रहे हो। 6 हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, हम यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। एक कार्बन एटम का तो कोई खेल नहीं है, 2 जोड़ा हमने, एक और जोड़ दिया, यहां पर भी पोजीशन होगा नहीं। अगर हमने 3 जोड़ दिया, ब्रांचिंग ही नहीं हो रहा है। 4 जोड़ दिया तो 4 में से एक ही ब्रांचिंग होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए। अगर हमने 5 कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसा कर दें, एक पॉसिबिलिटी है कि हम उसको ऐसा कर दें, बट ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, तो 5 से भी काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 6, 6 हमने लिया, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, दिस टू आर पोजिशन आइसोमर्स, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो आपको ऐसे हिसाब से काउंट करना होगा, समझ में आया? सेकंड नंबर पे आएगा आल्कीन और आल्काइन। आल्कीन और आल्काइन दोनों के लिए सेम आंसर आने वाला है, आल्कीन और आल्काइन। 4 होगा, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल सिंगल बॉन्ड सी, चाहिए ना? तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट लिखिए तीसरे नंबर पे अल्कोहल, तीसरे नंबर पे लिखें अल्कोहल। तीन से हो जाएगा काम, एक ऐसे हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 ऑल, या फिर ऐसा हो सकता है प्रोपेन 2 ऑल, तो 3 कार्बन आइटम से काम हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट, कैलकुलेट तो बोलना बोलना गलत होगा, व्हाट विल बी लिखो, व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पीआई। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको पीआई शो करवाना है तो मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए? सोचो, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल करवाया है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट लिखा है क्वेश्चन भाई उसमें, और तुम, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है वहां पे। एग्जाम्पल के हिसाब से सोचो ना। चलो एक करके बताता हूँ, नेक्स्ट केस से आप लोग सोचेंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, CH2 यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और दूसरा CH3 CH Cl Cl, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है ना। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका आंसर कितना होगा। हाँ तो ये यही सब चीज तो एग्जाम में दिमाग में आएगा ही नहीं, जब तक आप सोचे नहीं है, आप एक दो क्वेश्चन किए नहीं है, एग्जाम में आपका दिमाग चलेगा कैसे करके। इसलिए ये सब आपको एक गाने रहे है ना, गलती होगा, बहुत नॉर्मल है ये चीज। बट इसलिए आप एक बार सोचने का तरीका जान ले, ऐसा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप सोच पाएंगे, आप देखना नेक्स्ट जब आपको कराऊंगा दूसरा वाला, आप उसका आंसर दे पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचेंगे तो। समझ में आया, इसका आंसर होगा 2। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल थोड़ी बोलोगे, तुम बोलोगे या तो चेन पोजीशन इस तरीके से, ये तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल है। मेरे को नहीं पता, आंसर चाहिए सीधा सीधा। फंक्शन कैसे, फंक्शन ग्रुप कहाँ चेंज हुआ भाई, COH तो है। जो मैंने पढ़ाया नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन क्यों कराऊंगा मैं। या तो चेन होगा या तो पोजीशन होगा। अब वही मतलब, ये तो अलग से नसरी। क्या, अरे भाई यही तो बात है, आधा अधूरा ज्ञान से तुम तीर मत चलाओ। दो चीज पढ़ाया गया है, या तो चेन या तो पोजीशन, उसके हिसाब से जवाब दो, जब फंक्शनल आएगा तुमको तब पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं। हाँ, चेन आइसोमर्स होगा, कैसे पता चला। इसमें 5 कार्बन एटम है, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4। दिखने में लग रहा होगा ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर दिया है। बट ध्यान रहे ये कार्बन कंटेनिंग है, जो तुम आधा चीज जानते हो। क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो नंबर यहां से स्टार्ट होगा। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे हुआ, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, ये कहाँ चेंज हुआ है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। इसलिए आप चेन में भी, पोजीशन में भी आप सेम चीज लिखे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप। यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो आप नंबरिंग पे ध्यान देंगे, है ना। तुमको आधा चीज पता था तो इसको लिखने के बाद आप बगल में लिख दीजिए, दीज टू आर चेन आइसोमर्स। हाँ वही तो बात है ना, हड़बड़ाते बहुत हो तुम। तुमको जल्दी जवाब देना है, सही जवाब तुम्हारे लिए सेकेंडरी है। सेकंड वाला होगा पोजीशन, क्योंकि यहां पर आप देखें 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल। तो ये हो जाएगा आपका PI। समझ में आया, इसके नीचे आप एक रूल लिख दें, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग PFG का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग PFG वी गेट CI नॉट PI। अगर कार्बन कंटेनिंग PFG के पोजीशन को चेंज किया जाएगा तो हमको चेन आइसोमर मिलेगा, ना कि पोजीशन आइसोमर। ठीक है, जो कि हमको ये क्वेश्चन से समझ में आता है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया, हमने फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज नहीं किया है, हमने सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को चेंज किया है, तो हमको PI मिल गया। नेक्स्ट आता है तीसरा, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएंगे, मतलब अल्कोहल और ईथर हो गया,
अल्डिहाइड और कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर हो गया। तो ये सब आपके हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म एज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे पहले में आएगा आपका अल्काइन एंड अल्काडाइन, अल्काइन एंड अल्काडाइन, क्योंकि दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज 2। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा अल्कोहल एंड ईथर। तो ईथर के लिए तो मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए, 2। तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं CH3 OCH3, और यहां पर CH3 CH2OH। इस नंबर पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एस्टर के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए, एस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स चाहिए ना, एस्टर के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स चाहिए, ठीक है। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में रिलेशन लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड OH H C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखें, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, दोनों में कार्बन एटम्स 2 और 2, दोनों में ऑक्सीजन एटम्स 2 और 2। तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही होगा। पहला वाला क्या है आपका एसिड, दूसरा वाला क्या है एस्टर। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ देखें ऑक्सीजन, यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, ये क्या है एस्टर है। नेक्स्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन। बताएं कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए, 3। पहले हम बना देते हैं डाइमिथाइल कीटोन, और फिर हम यहां से अल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्डिहाइड हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, ऑक्सीजन एटम्स एक एक है, और Du 1 1 है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आइसोमर्स, बट क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हाँ ये सब हो सकता है, बट अभी के लिए ये सब जाने रहो, तो तुमको तो चेक ही तो करना है, फिर चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ईथर के केस में आप ऐसे भी कर सकते थे CH2O CH2, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक रिंग क्रिएट हो गया देखो, Du 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। हाँ तुम देख लो ना, C2H4 हुआ ना, सॉरी, अरे तुम यहाँ पे, तुमको इसमें डाउट हो रहा है ना, तो Du 1 लेना है कि नहीं लेना है, इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा, C2H4O। फिर तुम फॉर्मूला लगाओ, 2 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आया, 1 आया। दैट मीन्स ये इसका आइसोमर नहीं होगा। तो तुमको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो वो सब भी हम करेंगे, अभी तो हम एक जनरल केस देख रहे हैं कि अल्कोहल ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकता है, ठीक है। हम्म, लिख लिया सभी ने। अरे लिख रहे हो कि नहीं, कि बस मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा है ना। नेक्स्ट आप लिखे अमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो 3 डिग्री अमीन के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम्स चाहिए, 3। 2 डिग्री के लिए 2, 1 डिग्री के लिए 1। बट क्योंकि मुझे तीनों को आइसोमर्स के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे 3 कार्बन एटम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहले 3 डिग्री अमीन, फिर आएंगे 2 डिग्री अमीन पे, फिर आएंगे 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब देखें 3 डिग्री अमीन को कैसे पहचानेंगे। अगर आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा 3 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा 2 डिग्री अमीन,
और अगर आपका नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री आमीन। ठीक है। अमीन के बाद नेक्स्ट आता है अमाइड। अमाइड होता है आपका C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है। तो हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड N, CH3, CH3। कितने कार्बन आइटम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो पहला वाला जो अमाइड होगा ये कौन सा अमाइड होगा? 3 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 3 डिग्री अमाइड, दिस इज 2 डिग्री अमाइड, और ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइड। और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है। अमाइड के बाद और कुछ बचा क्या? मुझे तो लगता नहीं और कुछ बचा है बोलकर। एक और केस आता है आपका। ठीक है। अब इन तीनों को देखें, क्या इन तीनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है क्या? पहले वाले में कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 4 4 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखें तो 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन। 6 7 कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन। 6 7 कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है। डीयू सेम है, तो तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये सच में आइसोमर्स हैं या नहीं है। पहले वाले केस में आप देखो कि जो OH ग्रुप है वो sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो इस वजह से इस कंपाउंड को बुलाया जाएगा फिनॉल। इसे क्या बुलाया जाएगा? फिनॉल। दिस इज ए काइंड ऑफ फिनॉलिक कंपाउंड। यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप, एक और अल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा टाइप का कंपाउंड है? ईथर। ये ईथर है। अब आप यहां पर देखें जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इट इज कनेक्टेड विथ sp3 कार्बन। तो इस वजह से ये हो जाएगा अल्कोहल। अब सर मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, सर अल्कोहल और फिनॉल ये दो अलग अलग चीजें हैं या डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट होता है। अल्कोहल और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन होता है। दिखने में दोनों ही OH ग्रुप्स हैं, बट दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए फिनॉल एंड अल्कोहल आर रिगार्डेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। समझ में आया आप लोगों को? नहीं नहीं, एसिडिक बेसिक हम ये नहीं बोल सकते। ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। मतलब ये पानी के मुकाबले भी कम एसिडिक है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये नहीं रिएक्ट कर सकता। तो वो सब चीज आएगा आपका जीओसी में। अब मुझे बताएं, क्या ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है या नहीं है? हैं। और क्योंकि तीनों के फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? अच्छा AB। एक काम करो, इसको B मत लिखो, ये दोनों एम है ना, इन दोनों के बीच में आपको बताना है वेदर दे आर FGI और नॉट।
इनमें से कौन कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है? अच्छे से है ना, आराम से, मल्टीपल चॉइस आंसर है, एक से। चीज आपको नया चीज जानने को मिलेगा, जैसे देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या बुलाया जाता है? अमाइड। यहां पर जो है इसे बुलाया जाता है ऑक्सीन। दिस इज ऑक्सीन, है ना? तो ऑक्सीन के केस में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के साथ एक OH जुड़ा होगा, और नाइट्रोजन के पास होगा एक लोन पेयर, कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे, विच मे बी सेम और विच मे बी डिफरेंट। तो ये हम लोग जीआई के केस में पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे ना, तो तब ये केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इंट्रोड्यूस हो गए कि ऑक्सीन बोलकर कुछ एक चीज होता है। अब मुझे चेक करना है दोनों के बीच में आइसोमर वाला रिलेशन है, यानी मुझे तो ये समझ में आ गया दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये अमाइड है बट ये अमाइड नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आता है। अब मुझे चेक करना है दोनों के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। इसका DU1, इसका DU1, ठीक है। कार्बन एटम्स तीन, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, कार्बन एटम्स तीन, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो ये हो जाएगा FgI। यहां पर देखें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन एटम्स, दो ऑक्सीजन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन एटम दो ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। अब मैंने अगर देख लिया दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो ये आइसोमर्स हो जाएंगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। ये हो गया आपका कीटोन एंड ईथर, दिस इज कीटोन एंड ईथर, मतलब ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आ गया। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, कार्बन एटम्स एक दो तीन चार पांच, एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन, एक दो तीन चार पांच, एक ऑक्सीजन एक क्लोरीन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम। अब मुझे देखना अलग अलग ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? एसिड हलाइड, ये वाला, आल्कीन,
ईथर और क्लोरीन, तो ये हो जाएगा FgI, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स दोनों में है, ऑक्सीजन 3 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU दोनों का सेम। अब देखना है दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड है ये। और उसके बाद वाला कौन सा है? दिस इज कीटोन एंड दिस इज एस्टर। तो ये भी आपका FgI हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। अभी आपने जाना तो सही, इस तरीके से देखना है हमको, है ना, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है। समझ में आया सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। समझ में आया ना? बी वाला समझाना है एक बार और एक बार। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट, मतलब व्हाट विल बी, है ना, कैलकुलेट की जगह पे आप लिखो व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड इन एन OC टू शो FgI। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए ताकि वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सके? दो होंगे। कौन से, कैसे? ईथर के लिए दो होने चाहिए, हाँ करेक्ट। और किसी के पास कोई आंसर? इसका आंसर है दो। तो आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? दो, इसका भी तो दो ही आया था। ये अल्कोहल ईथर कर लिया। और किसी का कोई आंसर? दो ही आ रहा है। इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। नाइट्रोमीथेन, मीथेन नाइट्राइट, मीथेन नाइट्राइट। इसका आंसर होगा 1। ये आप याद करें, सेकेंडरी प्रीफिक्स में था आपका। नाइट्रो जो मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा तो नाइट्रो, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा तो नाइट्राइट। तो ये दोनों में आप देख सकते हैं बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्राइट, तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। तो ये हो जाएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इसका आंसर होगा 1। इसका नाम होगा नाइट्रोमीथेन, इसका नाम होगा मीथेन नाइट्राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, आपने सीखा तो सही, मतलब यही चीज तो नया सीखना होता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप आंसर दे ही देते तो फिर आप सीखे क्या? अभी आप सीखे तो नया चीज ना, ये ऐसे भी सोचना है हमको। नेक्स्ट, है ना, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ। नेक्स्ट देखिए मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। देखें अब फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट में PVFG लिख रहा हूं। अब सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए हमारे पास दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आपके एग्जांपल आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आप अगर देखेंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक ही वैलेंसी खाली है, लेकिन अगर पॉलीवैलेंट का बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपका एस्टर, जहां पे दो वैलेंसी खाली है। तो अगर दो या दो से ज्यादा वैलेंसीज खाली होंगे तो उस केस में मेटामरिज्म शो हो सकता है। समझ में आया?
ये इतना तो समझ में आया आप लोगों को? अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तब आप मेटामरिज्म के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। तो मैं थोड़ा सा लिस्टिंग कर देता हूँ कौन कौन मोनोवेलेंट है और कौन कौन पॉलीवेलेंट है। पूछो। हाँ, यहाँ पे जो जो आएंगे उन्हीं में बस हो सकता है। हाँ, कीटोन में सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होता है ना। एस्टर में होगा, कीटोन में होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड में होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में होगा, इन सब में हो सकता है। तो लिखो यहाँ पे, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, थायोल, अल्डिहाइड, 1 डिग्री अमाइड, और क्या, 1 डिग्री अमाइड, अच्छा 1 डिग्री अमीन। ये सब हो जाएंगे आपके मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवेलेंट में आ चुका है एस्टर, एनहाइड्राइड, ईथर, थायोईथर, और क्या था, कीटोन। 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो ये सब आपके हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मोनोवेलेंट में और भी कुछ कुछ आएंगे आपके। एक आएगा आपका SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नेक्स्ट आ जाएगा एसिड क्लोराइड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O X। हाँ, नेक्स्ट आएगा आपका सियानाइड, आइसोसियानाइड, ठीक है। तो ये सब भी आपके MbFg में आएंगे। और तो आपको अगर PvFg दिखाई दिया, इन सब में से कोई दिखाई दिया, तो आप मेटामरिज्म के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। हाँ, आपको देखना पड़ेगा। मैंने बोला बस ये अगर दिखा तो मेटामरिज्म के बारे में सोचना है, वरना नहीं सोचना है। आपको देखना पड़ेगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। वही लिखा हुआ है देखो, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू PvFg। एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। लिख लिया सभी ने? किसमें? हो गया। जैसे मान लो आपके पास हुआ CH3O CH2CH3 क्या ये दोनों मेटामर्स होंगे या नहीं होंगे? दे आर आइडेंटिकल। दे आर आइडेंटिकल, देखिए मैंने बस एक कंपाउंड बनाया, उसी का मिरर इमेज बना दिया है। दैट मीन्स दीज टू आर आइडेंटिकल, दीज टू आर आइडेंटिकल, और हम इसे बोल सकते हैं होमोमर्स। बट मान लिया आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, CH3O CH2CH3CH3CH3CH2O CH2CH3। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपके मेटामर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों साइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है। आप यहां से यहां को चेक करेंगे, यहां से यहां को चेक करेंगे। अब इसको पोजिशन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे मेटामर्स, क्योंकि PvFg के दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप का पोजीशन है वो डिफरेंट है। क्योंकि पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पीसीसी का चेन लेंथ डिफरेंट नहीं होता। यहां पर पीसीसी का चेन लेंथ डिफरेंट है, 1 2 3 1 2। तो दिस इज नॉट पोजीशन आइसोमर, दिस इज मेटामर।
बट मान लो तुमको ये दिया होता। अब इसमें बताओ क्या होगा भाई, दिमाग लगाओ। तुम हमेशा ऐसा करते हो, हर बार मैं तुमको टोक रहा हूँ। दिमाग लगाओ फिर जवाब दो। जवाब क्यों पहले तुमको देना है? तुम बाद में जवाब दो, बट सही जवाब दो। देखो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। बताओ करण। तुम सोच कहाँ रहे हो, तुम तो ढूंढ रहे हो। हाँ, चेन आइसोमर्स होंगे। कैसे हुआ चेन आइसोमर? सोचो, है ना, थोड़ा 1 मिनट पॉज लो, सोचो क्या है क्या नहीं, डेफिनेशन याद करो और फिर दिमाग लगाओ। क्या होगा? कैसे पोजीशन आइसोमर हुआ? फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? मैथॉक्सी प्रोपेन, है ना। इसका नाम क्या होगा? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम होगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। दैट मीन्स ये मेटामर्स नहीं होंगे, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। अब तुमको समझ में आया पोजीशन आइसोमर्स और मेटामर्स के बारे में कैसे सोचना है? तुमको यहाँ पर पीसीसी के बारे में सोचना होगा। यहाँ पर पीसीसी जो है वो 3 कार्बन एटम का है। यहाँ पर पीसीसी 2 कार्बन एटम का है। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं होंगे, ये मेटामर्स होंगे। यहाँ पर पीसीसी 3 कार्बन एटम का है। यहाँ पर भी पीसीसी 3 कार्बन एटम का है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है। तो ये हो जाएंगे आपके पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आया? क्या होगा ये? मेटामर्स होगा या क्या होगा बताओ? मेटामर्स होगा। देखो दोनों साइड के पोजीशन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। ठीक, दिस आर मेटामर्स। क्या हुआ? तो तुम्हारे कॉपी में आ गया, अब ये लिख लो। हो गया। हाँ, कौन सा स्ट्रेट लाइन है? ये तो एक साइक्लोहेक्साइन है। सॉरी। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा?
पर ध्यान दो। हाँ।
कौन सा बनाना है बताओ। नेम लिख के देखो, आईयूपीएसी नेम लिख के देखो। बोलो। क्या? ये सही है। के बाद इसका तुमने एक ब्रांच बनाया, इसका तुमने एक ब्रांच बनाया। हाँ ये वाला जो देखो, 1 2 3 4, ये हो गया आपका तो तुम्हारा 2 मिथाइल, है ना? तो ये वाला तो है ना। हाँ तो ये वाला तो मैंने बनाया है ना। कौन सा? 1 2 3 4 5, इसका नाम लिखो 1 2 3। ये कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिया, देखो 1 2 3 और 2 यहाँ पे, 5 बॉन्ड बना दिया कार्बन ने। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। C4H6। C4H6, हाँ। हाँ करो, ये तो करना पड़ेगा। हाँ देखें, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2 है। मतलब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होंगे। या तो होगा 2 पाई बॉन्ड, या तो होगा 1 पाई प्लस 1 रिंग, या फिर होगा 2 रिंग। है ना? देखें यहाँ पे, अगर 2 पाई बॉन्ड हो रहा है मतलब अल्काइन भी हो सकता है और अल्काडाइन भी हो सकता है। अगर अल्काइन के हिसाब से सोचे तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब देखें, दोनों यहाँ पे, क्या अल्काइन में यहाँ पे ब्रांचेस हो सकते हैं क्या? नहीं, ब्रांचेस नहीं हो सकते। अब अल्काडाइन बनाते हैं। तो एक होगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। ठीक है। और कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? और लग नहीं रहा है। अच्छा, मुझे तो पाई बॉन्ड्स वाले इतने दिख रहे हैं। अब एक रिंग एक पाई वाले देख लेते हैं। 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, एक रिंग, 4 कार्बन एटम, एक रिंग। और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? ये भी तो अलग हो जाएगा, देखो इन दोनों का नेम अलग अलग है। ठीक है। एक ही है। तो कितने बने? 8 बने। यहाँ पर एक और मिसिंग हो रहा है।
सही 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 सही। नहीं नहीं, सही बात बोला ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखो ये तीनों डिफरेंट है ट्राइंगल वाले। तो टोटल इसके आंसर हुए 9। तो एक रिंग एक पाई वाले कितने हुए, 1 2 3 4। तो 2 पाई बॉन्ड वाले हुए 4, एक रिंग एक पाई वाले वाले 4, सॉरी 4 होगा, और यहाँ पर होगा 2 रिंग वाले 1। तो टोटल हो गया 9। हो गया। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, थोड़ी ऐसा है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और आपको सॉल्व करने अब आना चाहिए। कौन सा, ये वाला तो हाँ, अब समझ में आ गया तुमको, नेक्स्ट टाइम तुम सोच पाओगे। तुम इसको कैसे 3D में इमेजिन कर रहे हो तुम, अभी तक तुम 3D में इमेजिन कर ही नहीं रहे, हम तो बस कार्बन का बैलेंस ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम ये सोच नहीं पाए, बट पॉसिबल तो है, क्यों पॉसिबल नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड हुआ, देखो एक बार। 2 रिंग है हैविंग 2 कॉमन एटम्स, बाइसाइक्लो कंपाउंड है ये, दिक्कत क्या है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड हुआ ना। 2 रिंग है हैविंग 2 कॉमन एटम्स, ब्रिज हेड पोजीशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा 6 नंबर पे, C4H9Cl। आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। C4H9Cl, अब देखो काम बहुत आसान हो जाएगा। C4H9Cl, अब याद करो हमने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स लिखे थे, C4H9 प्राइम डैश। एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, तुम लोग सुनते नहीं हो, पहले बात सुनो। C4H9 प्राइम, अब याद करो हमारे पास जो ब्यूटेन होता था दैट इज C4H10, इसका हमने मोनोवेलेंट रेडिकल बनाया था जो कि क्या होता था, C4H9। और इसके टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स कितने होते थे, 4। मतलब इसके आइसोमर्स भी कितने होंगे, 4। C4H9 के जो ब्यूटाइल ग्रुप हमने बनाया था, इसके 4 मोनोवेलेंट रेडिकल्स थे ना, हमने 4 तरीके से अलग अलग लिखा था। एक था एन ब्यूटेन, उसके 2 मोनोवेलेंट रेडिकल बनाए थे। दूसरा था आइसोब्यूटेन, उसके 2 मोनोवेलेंट रेडिकल बनाए थे। और तो कोई डिफरेंट पॉसिबिलिटी था नहीं। तो जहां पर आपका रेडिकल है वहां पर आप क्लोरीन को जोड़ दो, मतलब 4 ही स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं आपके। अब जैसे यहां पर बना लो आप 7 नंबर पे, C5H11Cl। बताओ इसमें कितने मोनोवेलेंट रेडिकल्स बनेंगे, 8। 8 बनेंगे, जिसमें 1 डिग्री रेडिकल कितना होगा, 4। 2 डिग्री रेडिकल 3, 3 डिग्री रेडिकल 1। देखो याद किया हुआ चीज था। अब मैं आपको अगर C6 का पूछ लूं, तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। C6H13Cl कितना होगा, 17। देखो फटाफट से आंसर आ गया। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स आपको याद रखना है, ये आइसोमर्स में आपको हेल्प करेगा। तो अभी और मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अब मैंने इसको फटाफट से जवाब दे दिया। समझ में आया, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखता। हाँ मोनोक्लोनल डेरिवेटिव भी तो है ये, तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट तुमको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने उसको ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, बस रिजल्ट को याद कर लिया।